नमस्कार, मैं सुरेश स्वदेशी। आज का एक जो वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, ये वीडियो है एनसीईआरटी सिलेबस जो कि राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा लगाया गया है। उसमें जो क्लास 8 के लिए सोशल साइंस की बुक है पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ पार्ट 3, उसका चैप्टर नंबर 3 है और इस चैप्टर का टाइटल है व्हाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट। हमें पार्लियामेंट क्यों चाहिए? क्योंकि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है डेमोक्रेटिक सिस्टम है और हमारे यहाँ एक पार्लियामेंट भी है। तो सवाल यहाँ है कि पार्लियामेंट हमें क्यों चाहिए, तो उसी पे चर्चा इस चैप्टर में की गई है। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि हमें ये क्यों चाहिए, पार्लियामेंट की जो जरूरत हमें क्यों है, वो सारी बातें यहाँ पर डिस्कस हुई है। चैप्टर जो बिगिन कर रहा है वो चैप्टर बिगिन कर रहा है कि वी इन इंडिया प्राइड आवरसेल्फ ऑन बीइंग ए डेमोक्रेसी। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और हमें डेमोक्रेटिक कंट्री होने के ऊपर प्राइड की भी है और प्राउड वी फील प्राउड, हमें गर्व होता है कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। द रूल ऑफ पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, तो ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है। अब यहाँ पर जो इस चैप्टर में जितनी बातें की जा रही हैं वो चैप्टर ये कहता है कि हम यहाँ पर आइडियाज ऑफ पार्टिसिपेशन जो है कि जनता का जो पार्टिसिपेशन अर्थात शासन में उनकी जो भागीदारी है उनके डिसीजन मेकिंग में, शासन का मतलब डिसीजन मेकिंग हो गया कि देश के लिए जो भी निर्णय लिए जाएंगे उसमें जनता की भागीदारी होगी। एंड द नीड फॉर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, और जो डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक जो सरकारें बननी है उसके लिए उसमें पार्टिसिपेशन किसका, टू हैव द कंसेंट ऑफ द सिटीजन्स, कि देश के नागरिकों का उसमें राय मशविरा होना चाहिए, कंसेंट होनी चाहिए। तो ये इसी जो रिलेशन है कि कंसेंट ऑफ द सिटीजन्स और जो डिसीजन मेकिंग और नीड फॉर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स है उसके बीच में क्या रिलेशन है, इन आइडियाज के बीच में क्या रिलेशन है, ये सब बातें हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। यही वो तत्व हैं, यही एलिमेंट्स हैं दैट टुगेदर मेक अस ए डेमोक्रेसी, और यही जो फैक्टर्स हैं ये मिलकर के हमें डेमोक्रेसी बनाते हैं। और ये जो एक्सप्रेस होता है, हम डेमोक्रेसी हैं, डेमोक्रेसी में हमारे यहाँ जो आम आदमी है, एक कॉमन मैन जो होता है, उसकी भी कंसेंट जो है डिसीजन मेकिंग में होती है, उसकी कंसेंट जो गवर्नमेंट के डिसीजंस होते हैं उनमें होती है। ये सारी चीजें हैं और ये सब संभव कौन बनाता है, द इंस्टीट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। अगर संसद नहीं हो तो क्या हम भारतीय लोग, एक आम आदमी जो कॉमन मैन होता है, वो देश के लिए जो डिसीजन मेकिंग का काम होता है उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं कर सकता। पार्लियामेंट ही एक ऐसी संस्था है जो कॉमन मैन को देश की डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेंट बनाती है। तो ये बातें यहाँ पर डिस्कस की जा रही है। आगे जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि इसके बाद जो बात हो रही है वो ये हो रही है, यहां पर हम ये भी देखने जा रहे हैं कि पार्लियामेंट जो है वो किस तरीके से सिटीजन्स को इनेबल करती है, किस तरीके से सिटीजन्स को इनेबल करती है। किस चीज के लिए इनेबल, पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, कि वो डिसीजन मेकिंग में किस तरीके से पार्टिसिपेट करें, साथ ही किस प्रकार से गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल भी रख पाए। ये सब पावर हमें पार्लियामेंट के थ्रू ही मिल पाती है। दस मेकिंग इट द मोस्ट इंपोर्टेंट सिंबल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, और ये हमारी जो डेमोक्रेसी है उसका इंपॉर्टेंट सिंबल भी बनता है और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का की फीचर भी है, एक प्रमुख विशेषता भी है। आगे चैप्टर आपका जो आगे बढ़ता है, व्हाई शुड पीपल डिसाइड। अब प्रश्न ये उठता है कि लोगों की भागीदारी तो हो गई, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल तो हो रहा है, बट क्यों चाहिए हमें? सवाल ये पूछा जाए कि हमें पार्टिसिपेट क्यों करना है। तो इस सवाल के पे चर्चा यहाँ पर की गई है और ये सवाल इसका आंसर ये है, इंडिया एज वी नो बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। जैसा हमें पता है इंडिया कब आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को। प्रीसीडिंग दिस, इससे ठीक पहले a long and difficult struggle जो हुआ वो which many sections of society participated in which, एक लंबा सा बहुत मुश्किलों भरा, लंबा और मुश्किलों भरा एक संघर्ष हुआ इस आजादी को, इस फ्रीडम को, इस इंडिपेंडेंस को गेन करने के लिए, और उसमें सोसाइटी के बहुत सारे जो सेक्शंस थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था।
पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड, अलग अलग बैकग्राउंड्स के लोगों ने मिलकर के और जो है कुछ आइडियाज थे जिनसे वो इंस्पायर थे और उन्होंने मिलकर के संघर्ष किया। तो जो आइडियाज उनको इंस्पायर कर रहे थे वो आइडियाज कौन से थे? वो आइडियाज थे फ्रीडम, स्वतंत्रता की भावना, इक्वलिटी की भावना, पार्टिसिपेशन, डिसीजन मेकिंग। ये सब वो बेसिक आइडियाज थे, कोर आइडियाज थे जो उनको इंटरनली मोटिवेट कर रहे थे कि वो स्ट्रगल करें और साथ में इंडिया को फ्री करें और फिर इन चीजों को जो है आम आदमी तक पहुंचे और वो इसको एंजॉय कर पाए। तो ये सारी जो बातें हो रही थी ये इंडिपेंडेंस के साथ हो रही थी। इसके बाद यहाँ है कि कॉलोनियल रूल जो चल रहा था, ब्रिटिश रूल जो चल रहा था, उसमें लोगों में डर की भावना थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको डराया हुआ था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको फियर की भावना उनके अंदर आई हुई थी एंड बहुत सारे डिसीजंस जिनसे वो एग्री नहीं करते थे, गवर्नमेंट के डिसीजंस थे जिनसे वो सहमत नहीं थे, फिर भी उनको जो है अगर उन्होंने उन डिसीजंस को क्रिटिसाइज कर दिया होता तो उनको बहुत सारे परिणाम भुगतने पड़ते, बहुत सारे रिस्क था उसमें, खतरे थे कि वो उनको नापसंद करते हुए भी उनका विरोध नहीं कर सकते थे। तो ये उनमें कॉलोनियल रूल में डर बैठा हुआ था। फ्रीडम मूवमेंट जो आया उसने इस सिचुएशन को चेंज किया, इस परिस्थिति को बदला और जो नेशनलिस्ट जो थे, राष्ट्रवादी लोग जो थे, पेट्रियोटिक जो फाइटर्स थे या फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने धीरे धीरे करके ब्रिटिश गवर्नमेंट को ओपनली क्रिटिसाइज करना स्टार्ट किया और गवर्नमेंट से जो है उन्होंने अपनी डिमांड्स भी उन तक पहुंचानी शुरू की कि हम क्या चाहते हैं। जैसे हम 1885 तक बात करते हैं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो गई थी और उनके जो उन्होंने डिमांड करना स्टार्ट कर दिया था कि जो लेजिस्लेचर्स हैं उन लेजिस्लेचर्स में इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए, वो मेंबर्स होने चाहिए नॉमिनेट ब्रिटिश सरकार द्वारा करे हुए नहीं, बट वो पब्लिक के द्वारा इलेक्टेड होने चाहिए और उन मेंबर्स को जो है इतना राइट होना चाहिए कि वो बजट पे चर्चा कर सके और उससे संबंधित क्वेश्चंस जो है सरकार से पूछ सके, वो राइट भी उनके पास होने चाहिए। तो ये डिमांड जो है वहां पर की जाती, इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा की गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 जो आया उसने जो है कुछ इलेक्टेड मेंबर्स को रिप्रेजेंटेशन दिया, उनको प्रतिनिधित्व मिला। While these early legislatures under the British government were in response to the growing demands of the nationalists, they did not allow for all adults to vote, nor could people participate in decision making. लेकिन फिर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान जो नेशनलिस्ट की जो ग्रोइंग डिमांड थी उसके रिस्पॉन्स में उन्होंने जो है अडल्ट्स को, सभी अडल्ट्स को वोटिंग राइट्स नहीं प्रोवाइड करे थे कि सभी युवा जो थे वो वोट नहीं डाल सकते थे, अर्थात ऐसी स्थितियां उन्होंने अलाउ नहीं की थी। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमने एक्सपीरियंस ऑफ कॉलोनियल रूल जो है उसकी बात करी पार्टिसिपेशन के रूप में। डिफरेंट पीपल इन द स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम विच लेफ्ट लिटिल डाउट इन द माइंड्स ऑफ द नेशनलिस्ट that all persons in independent India would be able to participate in decision making. अब देखिए यहाँ बात जो हो रही है, ये बातें हम पहले कर चुके हैं कि कॉलोनियल रूल के दौरान जो है अलग अलग प्रकार के लोगों का जो पार्टिसिपेशन था वो स्ट्रगल फ्रीडम जो स्ट्रगल चल रहा था फ्रीडम फाइटिंग या फ्रीडम गेन करने के लिए, उससे अब ये बिल्कुल भी संदेह नहीं था कि स्वतंत्रता के बाद भारत में सभी लोगों का प्रतिनिधित्व जो है डिसीजन मेकिंग में दिया जाने वाला था। इस बात में कोई डाउट नहीं रह गया था। अर्थात कहने का मीनिंग यहाँ पर यह है कि देश के सभी भागों में सभी वर्गों के लोगों ने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया था और इस बात का यहीं से तय हो चुकी थी ये बात कि आजादी के बाद जब इंडिया फ्रीडम गेन करेगा तो यहाँ पर सभी लोगों को जो है डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन दिया जाने वाला है। तो ये बात लगभग तय हो चुकी थी। इंडिपेंडेंस आने के साथ ही वी वर गोइंग टू बी सिटीजन्स ऑफ फ्री कंट्री, क्योंकि अब इंडिपेंडेंस ब्रिटिशर्स से फ्री होने के बाद हम एक आजाद राष्ट्र के, एक फ्री कंट्री के सिटीजन होने वाले थे। इसका अर्थ ये भी नहीं था कि सरकार जो चाहे वो करे। इसका अर्थ यह था कि गवर्नमेंट हैड टू बी सेंसिटिव टू पीपल्स नीड्स, कि यहां पर इसका अर्थ यह था
कि गवर्नमेंट को लोगों के आवश्यकताओं और डिमांड्स के प्रति सेंसिटिव होना था। ड्रीम्स और एस्पायरेशंस जो हैं, लोगों के जो स्वप्न हैं, उनके जो आकांक्षाएं हैं, वो फ्रीडम स्ट्रगल में जो है उन्होंने कॉन्क्रीट कर दी थी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, कि भारत का जो स्वतंत्र भारत का जो संविधान बनेगा वो ऐसे सिद्धांत बनाएगा जिसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की बात की जाएगी, अर्थात सार्वजनिक वयस्क मताधिकार प्रणाली, सभी वयस्कों को वोटिंग राइट दिया जाना होगा। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसके बाद करेगा। इसका अर्थ यही था कि सभी को जो है वोटिंग राइट्स मिलने जा रहे थे। यहाँ पर चैप्टर में एक इमेज दी हुई है और इमेज किससे संबंधित है? यहाँ पर एक है वोटर रीडिंग, एक वोटर है जो कुछ इंस्ट्रक्शंस वहां लिखे हुए हैं कि किस तरीके से वो ईवीएम मशीन का यूज करेगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज करेगा, जिसे ईवीएम भी कहते हैं। ईवीएम जो है पूरे कंट्री में जो फर्स्ट टाइम 2004 के जो जनरल इलेक्शंस हुए थे पार्लियामेंट के, उसमें पहली बार यूज की गई थी। और जो 2004 में ईवीएम का यूज हुआ उससे 1,50,000 ट्रीज की जो है वो कटने से बच गए, क्योंकि इससे अगर ईवीएम नहीं होता तो 8,000 टन ऑफ पेपर जो है बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग में खर्च होता, तो वो बचाया गया था पहली बार। तो ये ईवीएम का सिस्टम का एक इमेज दिया हुआ है और ये जानकारी वहां पर दी गई। इसके बाद चैप्टर आगे बढ़ता है। तो अब ये बात समझ में आए कि हमें लोगों को राइट्स क्यों चाहिए या पार्टिसिपेशन क्यों चाहिए। तो भैया वो हमारी स्वतंत्रता के जो संघर्ष में ये बातें तय हो चुकी थी कि लोगों ने जिस तरीके से सभी वर्गों के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, तो अभी इस बात का बिल्कुल ये तय था कि स्वतंत्रता के बाद इन सभी लोगों को जो है भारत की दशा और दिशा तय करने में भूमिका निभाने का हक मिलना चाहिए। आगे चैप्टर बढ़ता है, वो ये कहता है कि पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। अब सीधी बात है कि लोग खुद शासन करेंगे या उनके रिप्रेजेंटेटिव शासन करेंगे, वो बात यहाँ पर है। तो डेमोक्रेसी का जो पॉइंट टेक ऑफ पॉइंट है, वो टेक ऑफ पॉइंट ये है कि आइडिया ऑफ कंसेंट, सबसे बड़ी थे ले द डिजायर अप्रूवल एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, कि यहाँ पर लोगों के कंसेंट लिया जाना, उनकी इच्छाओं को जानना, उनके अप्रूवल और उनका पार्टिसिपेशन, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस बात को शामिल करते हैं। अर्थात कंसेंट से मतलब क्या है, ये आई है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कंसेंट से क्या मतलब, आइडिया ऑफ कंसेंट क्या कहता है, लोगों की डिजायर, उनका अप्रूवल और उनका पार्टिसिपेशन, उनकी इच्छा, उनकी सहमति और उनकी भागीदारी, ये सब चीजें कंसेंट में शामिल की जाती है। ये डिसीजन मेकिंग जो लोगों की है क्रिएट्स ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड डिसाइड्स अबाउट इट्स फंक्शनिंग। ये जो डिसीजन लोगों का होता है, ये एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्रिएट करता है और लोगों की फंक्शनिंग को बारे में बात करता है। द बेसिक आइडिया इन दिस काइंड ऑफ डेमोक्रेसी, इस प्रकार की जो डेमोक्रेसी होती है उसका जो बेसिक आइडिया होता है, जो मूलभूत विचार है उसके पीछे, वो कहता है कि इंडिविजुअल और द सिटीजन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, that in principle the government as well as other public institution need to have the trust of these citizens। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात की गई कि जो इंडिविजुअल है या जो सिटीजन होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति है डेमोक्रेटिक सिस्टम में। सबसे बड़ी बात है कि जो एक इंडिविजुअल है, एक व्यक्ति जो होता है या नागरिक जो है, वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम में। और सिद्धांत रूप में बात करें तो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट और साथ ही साथ जितने भी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है, उनको इन सिटीजन्स का ट्रस्ट होना चाहिए। अर्थात वो जो सिटीजन्स है उन संस्थाओं में, उस सरकार में विश्वास रखने चाहिए। अगर लोगों का विश्वास उनमें नहीं है तो फिर उस संस्था या उस सरकार का कोई महत्व नहीं रह जाता है। चैप्टर आगे बढ़ता है और आगे जो क्वेश्चन डिसाइड हुआ वो ये है कि हाउ डज द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट। अब सबसे बड़ी बात ये है कि लोगों की सहमति होनी चाहिए, लोगों का अप्रूवल होना चाहिए, स्वीकृति होनी चाहिए किसी भी निर्णय में या डिसीजन मेकिंग में। तो बात ये आती है कि वो डिसीजन कैसे होगा, तो वो डिसीजन के बारे में बात दी गई है। वन वे ऑफ डूइंग सो एज यू रीड, जैसा हमने पढ़ा है पहले भी, कि एक जो माध्यम है कि आम व्यक्ति या एक कॉमन मैन या एक इंडिविजुअल या एक सिटीजन जो है किस तरीके से इस डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसमें किस तरीके से वो भाग लेगा। तो इसका एक तरीका है इलेक्शंस, चुनाव।
चुनाव कैसे करेंगे? तो पीपल जो है, लोग जो हैं, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन करके, इलेक्ट करके पार्लियामेंट में भेज देते हैं, और वो जो ग्रुप है जो जीत करके आया है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का, वो गवर्नमेंट बनाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करके पार्लियामेंट में भेजते हैं, और ये लोग जो हैं, इन लोगों के एवज में या इन लोगों की ओर से, ऑन बिहाफ ऑफ दीज पीपल, ये लोग पार्लियामेंट में गवर्नमेंट रन करते हैं। पार्लियामेंट क्या कर रही है? विच इज मेड ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेटिव्स टुगेदर। ये जितने भी जो रिप्रेजेंटेटिव चुन के आए, इलेक्ट होके आए, उन सबसे मिलकर बनी होती है। ये कंट्रोल करती है, गाइड करती है गवर्नमेंट को। जो सरकार है जो काम करने जा रही है, उसको ये गाइड करती है। इस प्रकार से इन दिस सेंस हम ये कह सकते हैं कि लोग जो हैं, पीपल जो हैं, थ्रू देयर चूजन रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो कंट्रोल इट। तो आप सारांश, समरी के रूप में हम कह सकते हैं, सारांश में कह सकते हैं कि लोग अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के माध्यम से गवर्नमेंट को बनाते हैं और उस पर कंट्रोल रखते हैं। आगे चैप्टर बढ़ता है। आगे चैप्टर में एक इमेज यहाँ पर दी हुई है, और ये इमेज जो है एक इलेक्शन स्टाफ को दिखा रही है, जो एक हाथी पे बैठ करके पोलिंग मटेरियल, जो पोलिंग का सामान है वो लेके जा रहे हैं, ईवीएम जो है वो लेकर के जा रहे हैं। इलेक्शंस वेरियस लेवल इज डिस्कस्ड हियर, कि आगे चैप्टर में, सॉरी, यहाँ पर ये चैप्टर में जो बात हो रही है वो कुछ अलग अलग लेवल्स पे इलेक्शंस की बात की गई है, कि किस तरीके से यूनियन या सेंट्रल लेवल के इलेक्शंस होते हैं, किस तरीके से स्टेट लेवल के, और उसके बाद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के, जो हमने दूसरे वीडियो में डिस्कस किया है। फिर एक इमेज और दी हुई है जिसमें इंडियन पार्लियामेंट जो है, जिसे संसद भवन भी कहते हैं, उसका जो है बताया गया है, और उसको सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन, वो भारत की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है। अर्थात इंडिया में लॉ मेकिंग करने वाली या लॉ बनाने वाली सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन है। इसके दो हाउसेज हैं, यानी दो पार्ट हैं, एक राज्यसभा और सेकेंड लोकसभा। हमारे जो पार्लियामेंट है, इंडियन पार्लियामेंट है, इसके टू पार्ट्स हैं, वन इज राज्यसभा, द अदर इज लोकसभा। राज्यसभा को अपर हाउस भी कहा जाता है, और लोकसभा को लोअर हाउस भी कहा जाता है। तो लोकसभा लोअर हाउस है और राज्यसभा अपर हाउस है। लोकसभा मीन्स द सभा ऑफ पीपल, लोक यानी लोग, लोगों की सभा, और राज्यसभा यानी राज्यों के प्रतिनिधि जो चुन करके भेजते हैं, उनकी सभा। तो ये हमारे पार्लियामेंट के दो पार्ट हैं। उसके बाद राज्यसभा जो है, जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है, राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है, और इसके जो मेंबर्स की संख्या है वो 245 है। एट प्रेजेंट इंडिया में 245 है, इसके मैक्सिमम नंबर 250 हो सकता है, बट एट प्रेजेंट इसकी संख्या है 245। ये इसको जो चेयरमैन होता है, राज्यसभा का चेयरमैन, वो वाइस प्रेसिडेंट होता है, उपराष्ट्रपति इसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, अर्थात पदेही सभापति होता है। सेकंड जो है लोकसभा, जिसे हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है, इसके टोटल मेंबर्स भारत में अभी जो है वो 545 है, मैक्सिमम नंबर 552 हो सकता है, बट एट प्रेजेंट ये 545 है। और इसके जो प्रेसिडेंट होता है उसको स्पीकर कहा जाता है, और स्पीकर का जो चयन होता है वो लोकसभा के जितने मेंबर्स होते हैं वो अपने में से ही एक को स्पीकर चूज करते हैं। तो ये इनके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई थी। अब जो बात यहाँ की जा रही है वो कह रहे हैं कि रोल ऑफ द पार्लियामेंट, इस पार्लियामेंट का रोल क्या है, पार्लियामेंट की भूमिका क्या है। तो 1947 के बाद इसका गठन हुआ, और इंडियन जो पार्लियामेंट है वो एन एक्सप्रेशन, ये फेथ दिखाती है लोगों का इंडिया में किसके प्रति, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, जो प्रजातंत्र का सिद्धांत है उसके प्रति लोगों का विश्वास जताती है ये पार्लियामेंट। These are participation, there are participation by people in the decision making process। तो इस पार्लियामेंट के द्वारा लोगों का डिसीजन मेकिंग में प्रोसेस पार्टिसिपेशन होता है, और गवर्नमेंट में भी अपनी सलाह जो देखती हैं उसके माध्यम से अपने लोग अपना रिप्रेजेंटेशन वहां दे पाते हैं। पार्लियामेंट हमारे सिस्टम में जो है बहुत सारी पावर्स है इसके पास। ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल है, ये लोगों की प्रतिनिधि सभा है, प्रतिनिधि यहाँ बैठते हैं, तो इसमें बहुत पावर है।
इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट आर हेल्ड इन सिमिलर मैनर एज दे आर फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर। जिस प्रकार से स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन होता है, अर्थात विधानसभा और विधान परिषद का जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो इलेक्शन होते हैं, उसी मेथड पे पार्लियामेंट के इलेक्शंस होते हैं। लोकसभा जो है, इसके जो इलेक्शंस होते हैं जनरली 5 इयर्स, इसका जो टेन्योर होता है वो 5 वर्ष का होता है, 5 साल में एक बार इसके इलेक्शन होते हैं। कंट्री जो है, इलेक्शन कराने से पहले कंट्री को बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है और आगे दिखाया गया है। अभी जैसे 543 के इलेक्शंस होते थे हमारे यहाँ पर, 545 में से 543 के, और उससे पहले अब अभी वो चेंज कर दिया गया है, इस इलेक्शन से चेंज होकर आएगा। इससे पहले 543 मेंबर्स का इलेक्शन होता था और 2 जो है प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाते थे। तो अभी 543 मेंबर, अब 540 मेंबर्स का इलेक्शन होता है। पूरे कंट्री को जो है पॉपुलेशन की बेसिस पे 5 इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक पर्सन या एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होकर के आता है पार्लियामेंट में। कैंडिडेट्स हु कंटेस्ट इलेक्शंस यूजुअली बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी। और ये जो इलेक्शंस फाइट करके आते हैं ये रिप्रेजेंटेटिव, ये जनरली अलग अलग पार्टीज से, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज से आते हैं। यहाँ एक टेबल दी हुई है जो कि हमें इस पूरे सिस्टम को समझाने की कोशिश की गई है इस टेबल के माध्यम से। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो 17th लोकसभा जो हुई थी, जिसके इलेक्शंस मई 29 में हुए थे 2019 में, उसका एक रिजल्ट्स दिखाए गए हैं कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से कितने मेंबर्स इलेक्ट हुए। तो वो एक हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि कौन कितनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट करती हैं इलेक्शंस को, और वो जीत करके उनके मेंबर्स जो है पार्लियामेंट में आते हैं और फिर वो अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां के लोगों का रिप्रेजेंटेशन प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, इधर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उधर कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। एमपीज का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कितने इलेक्ट होकर के आए वो सब यहाँ पर दिया हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी ये सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी, बीजेपी जिसको हम कहते हैं। तो ये 303 या 303 सीट के साथ टॉप पे थी। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसके 52 सीट्स थी, अर्थात 52 एमपीज इलेक्ट हुए। उसके बाद द्रविड़ मुनेत्र कड़गम 24, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 22, युवा जन श्रमिक रायतू कांग्रेस पार्टी YSRCP 22, शिवसेना 18, जनता दल यूनाइटेड ID जो है वो JD, सॉरी ये ID नहीं है JD है, U इसको JDU शॉर्ट में बोला जाता है। इसके जो मेंबर्स थे वो 16। उसके बाद में बीजू जनता दल BJD जिसको बोलते हैं 12 मेंबर्स, बहुजन समाज पार्टी BSP जिसके 10 मेंबर्स थे, तेलंगाना राष्ट्र समिति TRS जिसके 9, लोक जनशक्ति पार्टी के 5, समाजवादी पार्टी के 5, इंडिपेंडेंट्स जो थे 4, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के 5। तो हम बात कर रहे थे तेलंगाना राष्ट्र समिति TRS जिसको बोलते हैं, उसके जो मेंबर्स इलेक्टेड हुए वो 9 थे। उसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी लिस्ट जिसका है 5, समाजवादी पार्टी के 5, इंडिपेंडेंट जो है वो 4, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जिसे NCP कहते हैं उसके 4 मेंबर, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट CPIM जिसको कहते हैं CPIM कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, तो ये शॉर्ट फॉर्म है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML के 3 मेंबर इलेक्ट हुए। जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस UNK NC जो है उसके 3 मेंबर्स इलेक्ट हुए थे। उसके बाद अगर हम बात करें तो तेलुगु देशम पार्टी TDP जिसको हम कहते हैं उसके 3 मेंबर्स थे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के 2 मेंबर, अपना दल के 2 मेंबर, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI के 2 मेंबर, शिरोमणि अकाली दल के 2, आम आदमी पार्टी के 1, AGSU पार्टी के 1, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK के 1 मेंबर, ये मेंबर्स इलेक्टेड हुए थे। उसके बाद में ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जिसका 1, जनता दल सेक्युलर JDS का 1, झारखंड मुक्ति मोर्चा 1,
केरला कांग्रेस एम जो है उसका एक, मिजो नेशनल फ्रंट का एक मेंबर, नागा पीपल्स फ्रंट एक मेंबर, नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी एक मेंबर, उसके बाद में है नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी पीडीपीपी का एक मेंबर, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी का एक मेंबर, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी आरएसपी एक मेंबर, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा एक मेंबर, विदुथलाई चिरुथाईगल काची वीसीके का एक मेंबर। अगर इनका सबका टोटल लगाते हैं तो टोटल आता है 543। तो ये 543 मेंबर टोटल चुने गए और इसके बाद जो ये गवर्नमेंट बनी वो कोalition गवर्नमेंट की स्थिति थी। तो आपने ये देखा कि किस तरीके से बहुत सारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पॉपुलेशन के बेसिस पे बनाई गई और उन सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज से एक एक मेंबर इलेक्ट होकर आता है। लेकिन ये एक मेंबर जो आता है वो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के नहीं है, ये बहुत सारी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्ट होकर के आते हैं और ये अपने अपने एरिया के लोगों की जो विश है, उनकी डिजायर है, उनकी विल है, जो उनकी इच्छाएं हैं, उनके अकॉर्डिंग जो है कानून कायदे नियम बनाने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर एक बात है कि कोalition गवर्नमेंट क्या होती है। तो कोalition गवर्नमेंट वो होती है जब एक किसी पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है तो बहुत सारे पार्टीज मिलकर के और मेजोरिटी वाली गवर्नमेंट फॉर्म करती है, उसको कहते हैं कोalition गवर्नमेंट या गठबंधन सरकार। वंस इलेक्टेड, ये जो कैंडिडेट्स एक बार चुन लिए जाते हैं, दे बिकम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं, जिन्हें हम शॉर्ट में एमपीज भी कह देते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये जो एमपीज है ये सब मिलकर के पार्लियामेंट बनाते हैं और एक बार जो पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं वो पार्लियामेंट को जो है उसके बाद जो पार्लियामेंट के जो फंक्शंस है, ये मेंबर्स क्या काम करते हैं, पार्लियामेंट में बैठकर इनके फंक्शंस क्या हैं, इनके कार्य क्या हैं, तो फंक्शंस यहाँ पर डिसाइड किए गए हैं। तो सबसे पहला काम जो इनका आता है वो है टू सेलेक्ट नेशनल गवर्नमेंट। पार्लियामेंट का सबसे पहला काम ये है कि वो एक नेशनल गवर्नमेंट को फॉर्म करती है, एक गवर्नमेंट बनाती है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में अगर हम बात करें तो इसमें प्रेसिडेंट है, इसमें राज्यसभा है और इसमें लोकसभा है। तो इसके 3 मेजर कंपोनेंट्स हो गए, एक प्रेसिडेंट, नंबर 2 राज्यसभा एंड नंबर 3 लोकसभा। तो इसके मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स वो 3 हो गए। लोकसभा के इलेक्शन जो होते हैं prepared showing how many MPs belong to each political party। तो ये जो इससे पता चलता है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितने मेंबर्स जो है इलेक्ट होकर के आए हैं, वो अभी जैसा हमने लिस्ट को देखा था। एक पॉलिटिकल पार्टी को अगर गवर्नमेंट बनाना है तो उसको मेजोरिटी लानी पड़ेगी। मेजोरिटी से क्या मतलब है कि मान लीजिए 543 मेंबर्स हैं तो और इसमें 2 एंग्लो इंडियन मेंबर, अब इसको खत्म कर दिया गया, पहले होते थे तो 2 वो हो गए, प्लस इनमें जोड़ लिए जाए तो टोटल मेंबर 545 हो गए। शुड हैव एटलीस्ट हाफ ऑफ द नंबर। तो इसका आधा जो नंबर है वो मेंबर्स जो हैं, आधा, मिनिमम आधा या इससे ज्यादा नंबर अगर उसके पार्लियामेंटेरियंस या एमपी चुन करके आते हैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के, तो वो पार्टी मेजोरिटी में मानी जाती है, अर्थात अब उसको जो है गवर्नमेंट बनाने का राइट पहले मिलेगा। अपोजिशन जो पार्लियामेंट है, इन पार्लियामेंट फॉर्म्ड बाय ऑल द पॉलिटिकल पार्टी दैट आर नॉट पार्ट। अच्छा, एक तो गवर्नमेंट बनने की बात हो रही है कि गवर्नमेंट बन गई है, तो गवर्नमेंट तो किसकी बनी, जिसके मेंबर्स, जिस पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर मेजोरिटी में हैं, अर्थात जिनके पास 272 एमपीज हैं, वो गवर्नमेंट बना सकती है। अपोजिशन किसको कहेंगे, विपक्ष किसको कहेंगे। इसके अलावा जो गवर्नमेंट में हैं वो तो गवर्नमेंट के पार्ट हो गए और जो गवर्नमेंट का पार्ट नहीं होते हैं बाकी के मेंबर्स, वो सब मिलाकर के अपोजिशन कहलाते हैं। ये अपोजिशन किसको कहेंगे, तो अपोजिशन में वो सारे पॉलिटिकल मेंबर्स है पॉलिटिकल पार्टीज के जो कि मेजोरिटी या कोalition जो बना है, मेजोरिटी वाली पार्टी उसके मेंबर नहीं है, उसका हिस्सा नहीं है। लार्जेस्ट अमंग दीज पार्टीज इज कॉल्ड द अपोजिशन पार्टी। अब इन जो बाकी की बची हुई जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है उनमें जो सबसे बड़ी पार्टी है, जैसे कि अपने ऊपर वाली 2019 की लिस्ट में देखा कि कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी, तो उसके जो मेंबर, उसको हम कहेंगे अपोजिशन वाली पार्टी।
एक गवर्नमेंट की पार्टी हो गई, एक अपोजिशन की पार्टी हो गई। अब लोकसभा का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, अगर हम कामों में बात करें तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो ये है कि वो अपने में से एग्जीक्यूटिव चुनी जाती है। जैसा हम पहले भी बात कर चुके होंगे कि जो किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम का या जो एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है उसके 3 पार्ट हैं। एक है लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर में आपकी पार्लियामेंट होगी। उसके अलावा दूसरा जो पार्ट होता है गवर्नमेंट का वो होता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव किसमें से चुनी जाएगी? ये जो पार्लियामेंट है इसमें से एक सर्टेन जो मिनिस्टर्स हैं या कुछ लोगों का जो मेजोरिटी वाली पार्टी होती है वो अपने में से कुछ मेंबर्स को जो है प्राइम मिनिस्टर और उसके जो कैबिनेट बनाती है जिसे हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव। और थर्ड जो गवर्नमेंट का पार्ट होता है वो होता है जुडिशियरी। तो जुडिशियरी का लेजिस्लेचर से प्रत्यक्ष का कोई संबंध नहीं होता, वो इससे एक अलग संस्था बनी होती है। तो ये सारी चीजें यहां पर हम बात करेंगे। तो ये जो आपको कहना चाह रहे हैं, ये कहना इसलिए चाह रहे हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट काम जो उन्होंने कहा लोकसभा का वो ये है कि वो अपने में से एक एग्जीक्यूटिव का जो है चयन करती है। एग्जीक्यूटिव जो कि हम चैप्टर 1 में जो पढ़ चुके थे, वो जो है जो पार्लियामेंट के द्वारा जो बनाए हुए कानून है वो उनको लागू करने का काम करती है। और एग्जीक्यूटिव क्या है? ये ग्रुप ऑफ पर्संस है, एक लोगों का समूह है, कुछ लोग मिल करके इसको फॉर्म करते हैं और ये पार्लियामेंट के द्वारा बनाए हुए जो लॉज हैं उनको इंप्लीमेंट करने का काम करती है। ये जो एग्जीक्यूटिव है ये व्हेन वी यूज इट, जिसको हम गवर्नमेंट कहते हैं, जो बार बार हमारे पास सवाल निकल के आता है सरकार ऐसे करती है, सरकार वैसे करती है, तो ये जो सरकार शब्द हम गवर्नमेंट वर्ड जो यूज करते हैं वो ये एग्जीक्यूटिव के लिए ही यूज किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो जो रूल करने वाली पार्टी होती है लोकसभा में उसे का लीडर माना जाता है, उसको उसका लीडर माना जाता है। जो उसकी पार्टी के जो मेंबर्स हैं, एमपीज हैं, प्राइम मिनिस्टर उनमें से कुछ लोगों को क्या इलेक्ट करता है या क्या सेलेक्ट करता है? मिनिस्टर के रूप में सेलेक्ट करता है। और जो उसके साथ सारे जो गवर्नमेंट के डिसीजंस हैं उनको लागू करने का काम करते हैं। अर्थात अलग अलग मिनिस्ट्रीज होती हैं, मंत्रालय होते हैं और वो मंत्रालयों को एक एक मिनिस्टर के अंडर में रखा जाता है और वो मिनिस्टर्स उनको जो डिसीजंस होते हैं गवर्नमेंट के उनको इंप्लीमेंट करवाने का काम करते हैं। ये मिनिस्टर्स क्या करते हैं? ये अलग अलग जो गवर्नमेंट के फंक्शनिंग्स हैं जैसे हेल्थ, एजुकेशन, फाइनेंस एक्सेट्रा, इनके इंचार्ज बनते हैं और इससे संबंधित कार्यों को संपादित करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पास्ट में हमने देखा होगा, अभी जो रिसेंट पास था उसमें हमने देखा कि सिंगल पॉलिटिकल पार्टी के लिए जो मेजोरिटी गेन करना बड़ा मुश्किल काम होता है। अर्थात इसका मीनिंग ये होता है कि कोई एक सिंगल पार्टी मेजोरिटी गेन नहीं कर पाती। तो जो गवर्नमेंट बनाने के लिए जो हमने बात करी कि 272 मेंबर्स हो जाए तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी में मानी जाएगी। लेकिन मान लो ये जनरली ये होता आ रहा है 95 के आसपास से कि पॉलिटिकल पार्टीज को जो मेजोरिटी नहीं मिल पा रही है, 272 का फिगर नहीं आ पाया था कई बार। तो ऐसे में क्या हो, अब गवर्नमेंट कौन बनाएगा? तो इसमें ये लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी जो सिमिलर कंसर्न्स में रखती है, सिमिलर इंटरेस्ट रखती हैं, वो यूनाइट हो जाती हैं और वो मिलकर के गवर्नमेंट बनाती है जिसे हम कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। अर्थात इसको कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। अब यहाँ पर चैप्टर में आगे जो है इमेज दी हुई है और ये इमेज में जो है सेंट्रल जो सेक्रेटरीट वो बताई गई है, उसका पिक्चर इमेज दिया हुआ है और इसमें साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक की जो है बात हुई है, वहां पर पिक्चर में दिखाए गए हैं। और ये 1930s में बनाए गए थे, अर्थात ब्रिटिश काल में बनाए गए थे। इसमें जो लेफ्ट साइड का जो फोटो है वो साउथ ब्लॉक को, ब्लॉक है एक्चुअली, ब्लैक नहीं है, ब्लॉक को बताता है जहां पर पीएमओ बना हुआ अर्थात प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस बना हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वहीं पर है साउथ ब्लॉक में। उसके बाद ये है नॉर्थ ब्लॉक जो है, नॉर्थ ब्लॉक का फोटो जो राइट साइड में दिया हुआ है और वहां पर जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दिया हुआ है, मतलब इनकी बिल्डिंग है।
उसके अलावा बाकी की जो यूनियन गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रीज हैं वो न्यू दिल्ली में सेटअप किए गए हैं। इसके बाद चैप्टर आगे बढ़ता है, तो यहां पर बात कर रहे हैं राज्यसभा। तो राज्यसभा का जो फंक्शनिंग है, ये इसका जो काम है वो स्टेट्स ऑफ इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं पार्लियामेंट में, वो उनसे बनी हुई होती है। अर्थात जो स्टेट लेजिस्लेचर्स होते हैं उनके मेंबर, जो इलेक्टेड मेंबर्स है, वो कुछ लोगों को इलेक्ट करते हैं अपनी तरफ से और इलेक्ट करके पार्लियामेंट में भेजते हैं। तो ये लोग राज्यसभा के मेंबर बनते हैं। राज्यसभा कैन ऑल्सो इनिशिएट लेजिस्लेशन एंड ए बिल इज रिक्वायर्ड टू पास थ्रू द राज्यसभा इन ऑर्डर टू बिकम ए लॉ। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी कानून बनना हो तो क्या वो केवल लोकसभा ही बनाएगी, तो ऐसा नहीं है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर के, अर्थात अगर कोई बिल लोकसभा ने इनिशिएट किया है तो वो राज्यसभा में भी पास होना जरूरी है, और मान लीजिए कि कोई बिल राज्यसभा में इनिशिएट हुआ है तो उसे लोकसभा से भी पास होना होता है, और वो तभी जाकर के प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के लिए जाता है और फिर वो कोई कानून बनता है। ये बिल राज्यसभा से जाना होता है कानून बनने के लिए। इट देयरफॉर हैज एन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ रिव्यूइंग एंड ऑल्टरिंग। और जो दूसरा जो पार्ट होता है उसके पास उसको रिव्यू करने का, वो जो बिल प्रेजेंट हुआ है उसको रिव्यू करने का और ऑल्टर करने के पूरे राइट होते हैं। अगर लोकसभा में इनिशिएट हुआ है तो द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड, अच्छा, तो वो दोनों के पास राइट्स होते हैं ऑल्टरेशन के। आगे ये कह रहा है कि राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनका इलेक्शन कौन करता है, उनको कौन चुनता है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली, जो मैं बता चुका हूं कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है अलग अलग स्टेट्स के, उनके इलेक्टेड मेंबर्स, ध्यान दीजिएगा, इलेक्टेड, चुने हुए, जो पब्लिक जिनको चुन के भेजती है एमएलएज को, वो लोग उसमें उन लोगों को चूज करते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में 233, जो हमने बात किया था कि 245 का फिगर होता है, तो 245 में से 233 जो हैं वो लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। इसके अलावा 12 मेंबर जो हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। तो कुल मिलाकर के ये फिगर जो आता है वो 245 का हो जाता है। तो इसमें जो नंबर ऑफ मेंबर्स है 245 है, जिनमें से 233 इलेक्टेड होते हैं और 12 मेंबर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। ऐसे मेंबर जो अलग अलग सेक्टर में जो है एक्सपर्ट्स होते हैं या नॉलेजेबल पर्संस होते हैं, उनको प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं। अब पार्लियामेंट का जो आप दूसरा काम देख रहे हैं वो है टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। ये इनका काम है कि गवर्नमेंट पे कंट्रोल करना, उसको गाइड करना और सूचनाएं देना। ये सारे काम भी पार्लियामेंट करती है। पार्लियामेंट जो है जब सेशन चल रहा होता है, जब इसकी मीटिंग चल रही होती है, तो विद क्वेश्चन आर, यहाँ पर एक क्वेश्चन आर होता है जिसमें प्रश्न पूछने का प्रोसीजर होता है। क्वेश्चन आर जो है इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है जिसके थ्रू जो है कोई भी एमपी एलिसिट गवर्नमेंट जो काम कर रही है उनसे उसके बारे में प्रश्न पूछने का उनको राइट होता है। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट वे थ्रू विच द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। और ये पार्लियामेंट के पास बहुत ही शानदार मैकेनिज्म है, बहुत ही शानदार रास्ता है जिसके थ्रू ये एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल रखती है। अर्थात कोई मिनिस्टर किसी काम को करता है तो सारे एमपीज को ये राइट होता है कि वो उससे प्रश्न पूछ सकता है कि वो काम उसने क्यों किया, कैसे किया और उसको करने के पीछे उसकी क्या मंशा थी। तो बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये कंट्रोलिंग मेथड है। ये जो प्रश्न पूछने का है, गवर्नमेंट इज अलर्टेड, तो इससे गवर्नमेंट को डर रहता है कि उसकी कमियां जो है वो पब्लिक के सामने आ जाएगी और लोगों को जो है इसके बारे में पता चल जाएगा कि उन्होंने अगर गलतियां की है तो वो सारी गलतियां लोगों के सामने आ जाएंगी। तो इससे जो गवर्नमेंट को डर भी रहता है और ये एक बहुत शानदार मैकेनिज्म हुआ। आस्किंग क्वेश्चंस ऑफ द गवर्नमेंट इज ए क्रूशियल टास्क फॉर एवरी इंपोर्टेंट। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत ही क्रूशियल टास्क है एवरी एमपी, हर एमपी का एक बहुत ही क्रूशियल टास्क है कि वो सरकार से सवाल पूछे। अपोजिशन पार्टी जो है वो उनका बहुत ही अच्छी भूमिका होती है, अर्थात विपक्ष जो होता है, विपक्षी दल जो होते हैं, उनकी हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ ए डेमोक्रेसी अच्छी तरीके से चले, इसमें विपक्ष का बहुत बड़ा रोल होता है। अर्थात वो जो है ऐसे क्वेश्चंस पूछ करके सरकार पे बहुत अच्छे से नियंत्रण रख सकती है। और नियंत्रण रखने का तात्पर्य यही होता है कि सरकार जो होती है, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिमंडल जो होता है, उनमें ये डर बना रहता है कि वो कुछ भी गलत
करेंगे तो पब्लिक जो है उनकी गलतियों को विपक्ष के प्रश्नों के माध्यम से जान जाएगी और वो आगे चुन करके नहीं आ पाएंगे। तो ये बहुत अच्छा हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए सिस्टम है। दे हाईलाइट, ये जो अपोजिशन वाले होते हैं, ये जो सरकार के जो पॉलिसीज होते हैं, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनको जो है उनके ड्रॉबैक्स को, उनकी कमियों को जो है हाईलाइट करते हैं और जो लोकल सपोर्ट है उनकी पॉलिसीज के अगेंस्ट में वो उनको सपोर्ट में लाते हैं और वो इस सरकार को पीछे करने के, इस पॉलिटिकल पार्टीज को, पॉलिटिकल पार्टी या पार्टीज को जो है जनता की नजरों में गिराने का प्रयास करते रहते हैं। तो ये एक डेमोक्रेसी के लिए हेल्दी एटमॉस्फेयर बनता है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछने का, एक लोकसभा में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैकेनिज्म यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर जो लोकसभा में तारांकित और अतारांकित प्रश्न दोनों पूछे जाते हैं। तो यहाँ एक अनस्टार्ड क्वेश्चन, यानी जिसपे तारांकित, जो कम इंपोर्टेंट होते हैं वो अतारांकित होते हैं, इंपोर्टेंट तारांकित होते हैं, स्टार्ड होते हैं। तो अनस्टार्ड क्वेश्चन नंबर 48 आंसर्ड 15 दिसंबर 2017 को इसका आंसर दिया गया। कवरेज ऑफ स्कीम ऑफ चिल्ड्रन, मनोज राजौरिया द्वारा पूछा गया। और ये मनोज राजौरिया कौन है? द मिनिस्टर ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट बी प्लेस टू स्टेट, उनको ये बताना है। अब प्रश्न जो पूछा गया वो ये था कि क्या जो गवर्नमेंट के पर्पजेज हैं कि वो बहुत सारी जो स्कीम्स हैं और पॉलिसीज हैं बच्चों के लिए, उनको कन्वर्ज करने का मानस है, उनका कोई प्रस्ताव है? इफ सो, अगर है तो उसकी डिटेल्स दी जाए, अगर नहीं है तो इसका कारण बताया जाए। तो ये प्रश्न इस तरीके से पूछा गया। और फिर जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वाले हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, वो उसका आंसर भी देते हैं। पहला, टू द मिनिस्ट्री हैज डेवलप्ड द नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर चिल्ड्रन, और इस तरीके का। तो वो ये प्रश्न पूछने का तरीका है और किस तरीके से उनको प्रश्न पूछ करके उनके ओपिनियन को पब्लिक के सामने लाया जाता है। अब ये जो प्रश्न पूछा गया, इस प्रश्न में जो बात हो रही है कि कौन सी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ऑफ विमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट से चाहिए गई है। दूसरा, इफ यू वर, अगर आप यहाँ पर कुछ बातें कि अगर आप होते तो क्या पूछते, इस तरीके का आप इमेजिनेशन कर सकते हैं। तो लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि गवर्नमेंट जो है उसको अच्छा खासा वैल्यूएबल फीडबैक मिलता है और वो हमेशा अपने जो है पैरों पे टिकी रहती है बाय द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द एमपीज, कि उसको हमेशा डर रहता है या वो सावधान रहती है, अलर्ट रहती है कि उससे कोई गलती ना हो जाए। इसके अलावा जो फाइनेंस के जितने भी मैटर्स होते हैं पार्लियामेंट में, वो गवर्नमेंट के लिए बहुत क्रूशियल होते हैं कि उनका अप्रूवल जो है उसके लिए भी उनको ध्यान रखना होता है। अगर उनसे गलतियां हो रही है तो फिर फाइनेंस के मैटर्स में अप्रूवल आना बहुत ही मुश्किल काम होता है। इसके अलावा आगे जो बात कर रहे हैं कि बहुत सारे जो पार्लियामेंट के कंट्रोल के, गाइडिंग के या इंफॉर्मेशन के बहुत सारे मेथड्स होते हैं इनके पास। एमपी जो है वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, सेंट्रल रोल होता है कंट्रोलिंग में, ये जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं सारे एमपी, और ये इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि वो कंट्रोलिंग, गाइडिंग और इन्फॉर्मिंग पार्लियामेंट, एंड दिस इज ए की एस्पेक्ट ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। और यही इंडियन डेमोक्रेसी का एक बहुत ही अच्छा जो है महत्वपूर्ण पहलू भी है कि ये पार्लियामेंट को सूचनाएं जो है समय समय पर पहुंचती रहती है, कंट्रोल करती है गवर्नमेंट पे, गाइडिंग करती रहती है। तो ये बहुत सारा अच्छा मैकेनिज्म काम करता है डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए। थर्ड जो फंक्शन है वो पार्लियामेंट का है कानून बनाना, लॉ मेकिंग। तो अगला जो बात आ रही है वो है लॉ मेकिंग। लॉ मेकिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है पार्लियामेंट का, और इसके जो है अगले वाला जो चैप्टर आएगा उसमें और डिटेल में है। तो अर्थात किसी भी विषय पे जब कानून बनाना होता है तो पार्लियामेंट में जो गवर्नमेंट होती है वो बिल प्रेजेंट करती है, या कोई भी जो मेजोरिटी वाला गवर्नमेंट का पोर्शन होता है वो मेंबर जो है अलग अलग प्रकार के कानून बनाते हैं, उन पे वोटिंग्स होती है। वोटिंग के बाद जो मेजोरिटी जिस फेवर में होती है वो जो है बिल उस पार्लियामेंट के हाउस से पास माना जाता है, फिर वो दूसरे में जाता है, दूसरे हाउस में जाता है, तो वहां पर उस पर वही चर्चा, सजेशंस, सारी चीजें होती है। और वो अगर उस हाउस के द्वारा भी वो बिल मेजोरिटी के द्वारा पास कर दिया जाता है तो फिर वो साइन, हस्ताक्षर के लिए, सिग्नेचर के लिए प्रेसिडेंट के पास जाता है, और प्रेसिडेंट से साइन होने के बाद प्रेसिडेंट उसको वापस लौटा सकता है, उसको सुझाव दे सकता है,
और अगर नहीं है और वो उसको स्वीकार करके हस्ताक्षर कर देता है तो वो बिल कानून बन जाता है। तो ये उसका कानून मेकिंग का प्रोसेस है जो अगले वीडियो में हम बात करेंगे। अब पार्लियामेंट के जो लोग हैं वो आर द पीपल इन द पार्लियामेंट। ये जो पार्लियामेंट में लोग हैं ये कौन है? पार्लियामेंट अब जो है अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों की संस्था बन चुकी है। अलग अलग बैकग्राउंड के लोग यहाँ होते हैं। जैसे कि हम बात करें तो वहाँ रूरल मेंबर्स हैं, ऑल्सो मेंबर्स फ्रॉम मेनी रीजनल पार्टीज। बहुत सारी जो छोटी छोटी रीजन वाइज जो पॉलिटिकल पार्टीज बनी हुई है उनके मेंबर्स होते हैं। ग्रुप्स एंड पीपल दैट वर टिल नाउ अनरिप्रेजेंटेड आर बिकमिंग टू गेट इलेक्टेड टू पार्लियामेंट। अब देखिए, अब से पहले हो सकता है कि ऐसा हुआ कि सोसाइटी के बहुत सारे लोग या किसी पर्टिकुलर एरिया के सेक्शन के लोग जो हैं वो रिप्रेजेंटेशन में नहीं आ पाए थे, लेकिन रिजर्वेशन करके उन सीट्स का रिजर्वेशन करके उन लोगों को फ्रंट फुट पे लाया जाने का प्रयास को भारतीय संविधान द्वारा किया गया और आज लगभग सभी जो है एरिया से लोग इसमें रिप्रेजेंटेटिव चुन के आ रहे हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी बढ़ा है। सबसे बड़ी बात है कि पहले जो, अगर हम अभी एक नीचे टेबल पे हम बात कर रहे हैं, उस टेबल में बताया गया कि लोगों का जो वोटिंग का मेथड है, वोटिंग परसेंटेज है, वो भी बढ़ा है, जो इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि लोगों का जो प्रेजेंटेशन है या पार्टिसिपेशन है इस पॉलिटिकल सिस्टम में, इलेक्शंस में, वो भी पहले की कंपैरेटिवली बढ़ा है। अब ये पार्टिसिपेशन फ्रॉम दलित, पहले ये हायर कास्ट या जिनको उच्च जाति वर्ग हम मानते हैं वही के लोग ज्यादा पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन अब ये जो बैकवर्ड क्लासेज हैं या दलित जो क्लासेज हैं, दलित वर्ग जो हैं, उनके लोग भी इसमें भूमिका निभा रहे हैं। अब यहाँ पर एक टेबल के में कुछ डेटा दिया हुआ है जो इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर फर्स्ट लोकसभा से लेकर आज तक जो लोकसभा इलेक्शंस हुए हैं उसमें जो है दिखाया गया है कि कितना परसेंटेज रहा। तो सबसे फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन जो 1951-52 में हुए थे उसमें जो वोटिंग टर्न आउट रहा वो 61.16 था। उसके बाद फोर्थ का है 67 में 61.33, उसके बाद फिफ्थ में ये कम हुआ 55.29, सिक्स में 60.49 और ये फ्लक्चुएट करता रहा। और अगर इसकी वर्तमान स्थिति को हम देखते हैं तो जो 17th लोकसभा के लिए जो इलेक्शंस हुए जो 2019 में, उसमें ये वोटिंग का परसेंटेज जो बढ़कर 67.11 हुआ। तो ये भी अगर हम इस पूरी टेबल को देखते हैं तो कॉन्टिन्यूअसली इस टेबल में हम डेटा देख रहे हैं। ये परसेंटेज 61 को अगर लेके चले तो ये अब एट प्रेजेंट 67.11% हो गया है। तो ये भी एक जो है लोगों का पार्टिसिपेशन को इंडिकेट करता है। ये टेबल हमें यही बता रही है कि लास्ट के 65 इयर्स में जो है लोगों का इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ पार्टिसिपेशन, वो हम पकड़ पा रहे हैं कि ये इंक्रीज हुआ है। ये भी देखा गया है कि जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है कैन नॉट प्रोड्यूस अ परफेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। जहां रिप्रेजेंटेटिव चुन करके आते हैं, कुछ लोगों का मानना है, कुछ पॉलिटिकल जो थिंकर्स हैं वो कहते हैं कि जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है जहां लोगों के अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू रूल करते हैं, वहां पर परफेक्ट रिफ्लेक्शन सोसाइटी का नहीं आ पाता। समाज जो चाहता है वो परफेक्टली नहीं होता है। There is the realization that when interests and experiences separate us, it is important to ensure that communities that have been historically marginalized are given adequate representation. तो वो इसलिए होता है कि इसमें जो मेंबर जो चुन के आते हैं या मेंबर का जो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, जनरली जो इफेक्टिव लोग हैं या जो पहले से ही समृद्धशाली लोग हैं वो ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, वही बार बार चुनाव जीत के आते हैं, ऐसा देखा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर इसमें जो मार्जिनलाइज्ड जो हिस्टोरिकली जो लोग नीचे के तबके या किनारे पे रहने वाले हैं, अगर उनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए तो वो लोग भी इसमें अपनी भूमिका निभा सकते हैं। इसी बात के साथ इसी बात को देखते हुए हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट की जो सीट्स हैं उनको ST SC OBC के हिसाब से रिजर्व किया गया है, आरक्षण की व्यवस्था की गई है ताकि उन पे एक ही वर्ग के एक ही समुदाय के लोग बार बार इलेक्ट होकर के ना आए, तो उनका निर्धारण भी किया गया है। ऐसा इसलिए हुआ है ताकि जो ऐसी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां से दलित और आदिवासी लोग नहीं आ पा रहे हैं, उन लोगों को भी रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में मिल पाए।
इसी तरीके से अभी ये भी सुझाव दिया गया है कि देयर शैल बी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ वीमेन, कि महिलाओं के लिए भी आरक्षण, क्योंकि महिलाओं का प्रतिशत आज भी अगर हम बात करें तो उनका रिप्रेजेंटेशन उतना नहीं हो पा रहा है। ये जो इश्यू है आज भी डिबेट में है। 60 इयर्स अगो, अगर हम 60 साल पहले की बात करें, ये इयर्स है 60 इयर्स, ओनली 4% ऑफ एमपीज वर वीमेन। तो हम पिछले 60 वर्षों की बात करें तो केवल 4% महिलाएं जो वीमेन वो जो है एमपीज बनी है, और इट इज जस्ट अबव 11%, और आज ये केवल 11%। तो यानी अगर हम उस समय की बात करें तो 4% थे और आज 11% हुआ इनका रिप्रेजेंटेशन। तो जो आधी आबादी है उसका 11% रिप्रेजेंटेशन अच्छी बात नहीं है। ये बहुत ही छोटा सा हिस्सा है जो कि लगभग आधी आबादी को उसके रिप्रेजेंटेशन से वंचित कर रहा है। यहां पर एक इमेज भी दी हुई है जहां पर कुछ विमेन मिनिस्टर्स जो पार्लियामेंट में बनी है उनका दिया हुआ। ऐसा एक और सवाल की चर्चा यहां पर की गई है कि फोर्स, ये जो विमेन फोर्स है, द कंट्री टू आस्क सर्टेन डिफिकल्ट एंड ऑफन अनरिजॉल्व्ड क्वेश्चंस अबाउट वेदर आवर डेमोक्रेटिक सिस्टम इज रिप्रेजेंटेटिव एनफ। तो ये जो अपन ने मुद्दे इसमें चर्चा किए गए हैं हमारे द्वारा, वो इस बात पे भी सवाल उठाते हैं कि हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है, जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करके हम भेज रहे हैं, तो क्या वो पर्याप्त है? The fact that we can ask these questions and we are working towards answers is a reflection of the strength and the faith that people in India have in a democratic form of government. तो अब बात यही हो रही है कि क्या हमारे पास ये जो पर्याप्त प्रतिनिधित्व हमने लोगों को दिया है? तो अगर नहीं दिया है तो क्या इसकी तरफ हम डिबेट डिस्कशंस हो रहे हैं, पर्याप्त चर्चाएं हो रही है? जी हाँ, चर्चाएं हो रही है, और निरंतर जो है भारत में इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि जो जिस वर्ग को रिप्रेजेंटेशन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिला, चाहे वो दलित हो, चाहे मार्जिनलाइज पीपल हो, चाहे वो विमेन हो, उनका प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ टर्म्स जो हैं वो दी हुई है, वर्ड्स जो है डिस्कशन हुए हैं। अप्रूवल, तो अप्रूवल का मतलब होता है कि अपनी जो कंसेंट या अपनी स्वीकृति किसी काम के लिए किसी को देना। अगर इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो यहाँ पर फॉर्मल कंसेंट की बात की गई है। फॉर्मल कंसेंट का मतलब है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू पार्लियामेंट एज वेल एज द फैक्ट दैट इट नीड्स टू कंटिन्यू टू एंजॉय द पीपल्स ट्रस्ट, कि हम लोगों को जो है अपनी कंसेंट दे देते हैं, और उस पे ये है कि वो अपनी लोगों की विल पावर को देखते हुए अपना बात करते हैं। कोalition की हम बात कर ही चुके हैं, ये एक टेम्पररी अलायंस होता है लोगों के ग्रुप का या पॉलिटिकल पार्टीज के ग्रुप का। और इस चैप्टर में जो हमने बात करी, यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर के एक ग्रुप फॉर्म करती है, जैसे भारत में अभी एनडीए और एक इंडिया अलायंस या इंडिया अलायंस जिसको बोल रहे हैं, वो ग्रुप है। इससे पहले एनडीए और यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस था, और एक नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ये दो अलायंस बने हुए हैं जो कि मिलकर के इलेक्शंस कंटेस्ट करते हैं और फिर गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। ये बनते कब है? जब कोई एक इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टी को पर्याप्त जो है मेजोरिटी नहीं मिलती। एक और टर्म यहाँ पर यूज हुई है, अनरिजॉल्व्ड। इसका मतलब होता है कि किसी प्रॉब्लम के जब सॉल्यूशंस जो होते हैं वो नहीं होते इजी सॉल्यूशन, तो उस प्रॉब्लम को हम कहते हैं अनरिजॉल्व्ड प्रॉब्लम। तो ये आपका चैप्टर था व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट, कि हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों है। तो बहुत सारी बातों के सरल उदाहरणों के साथ ये चर्चा की गई इस चैप्टर में, और हमें समझ में आया कि लोगों की भागीदारी सरकार में या कानून कायदे बनाने में, लॉ मेकिंग में लोगों के पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करने के लिए हमें पार्लियामेंट की आवश्यकता है। और उस पार्लियामेंट में हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर तबके का जो है पार्टिसिपेशन या भागीदारी होनी चाहिए, तभी जो सच्चे रूप में डेमोक्रेसी है वो स्थापित हो पाएगी, प्रजातंत्र स्थापित हो पाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। मेरे द्वारा जो व्याख्या की गई आपको जरूर समझ में आई होगी। धन्यवाद।